जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एग्जाम्पल्स। एक एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स तो बड़े प्यारे हैं, एनसीईआरटी ने मुझे भी अपना फैन बना लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल 1 कहाँ गया भाई? एग्जाम्पल 1 कहाँ है? ये रहा एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन है बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। याद है रोस्टर फॉर्म? हाँ सर, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, बीच में कॉमा लगा देंगे, खत्म, करली ब्रैकेट में। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5 होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 लेस देन और इक्वल टू 0 to 5. Set of first 4 terms of AP whose first term is -3 and common difference is 4. लो सर, सेकेंड एग्जाम्पल 1 का जो सोचते हैं एग्जाम्पल तो ऐसे ही कर लेंगे, कौन पढ़ रहा है, ये फंसा देगा आपको। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपके जो मेन मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा उनको प्रॉब्लम होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा सीक्वेंस जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 5, चलो इनमें 2 ऐड करते जाओ, यानी बेटा कितना 2 ऐड करना है, 5 7, क्या हो रहा है भैया, कितना बेटा 5 फिर 7 फिर 2 ऐड करो 9 फिर 2 ऐड करो 11 फिर 2 ऐड करो 13। तो आप इस सीक्वेंस को प्यारे बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म है 9 और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को डी से शो करते हैं। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में। खैर, तो जो AP है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है प्यारे बच्चों A प्लस डी, फिर A प्लस 2D। भाई देखो, आप देख रहे हैं ना, D ऐड करते जा रहे हैं बस, तो A प्लस 3D। ये हुआ। क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो यही है बेटा AP के फर्स्ट 4 टर्म्स। आप लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। प्यारे बच्चों A है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है देखना जरा -3, और फिर उसके बाद -3 प्लस कॉमन डिफरेंस D इज 4, फिर उसके बाद -3 प्लस 2D 4 2 8 -3 प्लस 3D 3 4 12। चलो इनको जरा सिंप्लीफाई तो करो। -3 ये आएगा बेटा 1, ये आएगा 8 -3 है, इट मीन्स 5। फिर आगे तो बोलो बच्चों, 12 - 3 इट मीन्स 9। तो इनसे जो सेट बनेगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म से -3 1 5 एंड 9, ये आएगा आंसर। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूं। ठीक है, यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2। चलो रीड करो फटाफट रीड करो। बड़ा प्यारा है ये भी, आपको तो सभी प्यारे लगते हैं सर। हाँ, वैसा ही प्यारा जैसे तुम सारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तुम्हीं से तो है सब कुछ। What is the following set? Write the following set in set builder form. लो, set builder form याद है? हाँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को x से शो कर देते हैं। याद आया ना? आओ फिर 1 and -1, तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी इन्होंने कितने अच्छे से लिख रखा है कि x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1, -1 लगाएंगे x की वैल्यू, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी +1 आएगा। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ x इज एन इंटीजर
विच स्क्वायर इज 1। और अगर बच्चों यहाँ पर क्या होता 4 और -4 कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाता, हमें पता है ये वाला 2/3। बेटा अगर 2 को आप 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.666666 अप टू इनफाइनाइट। तो आप इसको लिख सकते हो 0.6 बार, वही लिख रखा है इन्होंने। x is a fraction that is equivalent to 0.6 बार। याद है ना बार कहाँ पढ़ा है हमने? अरे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है हमने ये सब। फिर है बेटा कहाँ गया, ये रहा 1/2, ये बड़ा प्यारा है 1/2, 1/4, 1 and 2। अगर एग्जाम में आए और आपने पढ़ नहीं रखा है तो मेरी गारंटी है होगा नहीं। कैसे होगा ये? x इज इक्वल टू, x भूल गए या लिखा नहीं इन्होंने, a/b वेयर a इज 1 और 4 एंड b इज 2 और 4। यानी a की वैल्यू या तो 1 लो या 4, b की वैल्यू 2 लो या 4। और किस तरह से? a/b। चलो अब देखो a की वैल्यू 1 लीजिए आप, ठीक है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट वैल्यू आएगी 1/2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4। अब a की वैल्यू बेटा 1 के को हटाओ 4 लीजिए, 4/b, b कितना है 2, फिर है 4/b की वैल्यू 4। देखना वही आ रहे हैं क्या कि भैया 1/2 है, 1/4 भी है, 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 है, 4 से 4 डिवाइड करो 1, आए क्या 1/2, वही आ गया बेटा। ठीक है, ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट नंबर, वाह वाह वाह, कुछ बच्चों का तो दिल खुश हो जाएगा जो मन से बैठे हैं, जो सीखने के लिए बैठे हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड, फाइनाइट होते काउंटेबल होते, इनफाइनाइट में काउंट ही नहीं कर सकते। x is an integer lying between 5 and 91, बिटवीन 5 यानी 6 से स्टार्ट होके 90 पे खत्म, काउंटेबल है 6 से लेके 90 तक, तो ये होगा फाइनाइट सेट। आप देख लेना इन्होंने लिख भी रखा है, आप भी लिखना। एग्जाम्पल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट f लिख देना, बस रीजन की जरूरत नहीं है, लिखना जरूर कॉपी में। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन ए यूनिट सर्कल। प्यारे बच्चों अगर आप एक सर्कल बनाओ तो इस पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? अरे सर इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे? यस सर, ठीक है बच्चा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट x such that x belongs to n, n is set of natural numbers 1 2 3 इस तरह करके, and xy lies on the line 2x plus 5। देखो बेटा ये क्या है, प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 2x और इन्होंने x को क्या कहा है, नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स के लिए आप क्या लिखोगे? सबसे पहला नेचुरल नंबर 1, जरा 1 पुट करना, 2 × 1 2, 8 - 2 6। तो फर्स्ट पॉइंट उस लाइन पर जो है पहले x कोऑर्डिनेट 1, y वैल्यू की वैल्यू कितनी आई 6। प्यारे बच्चों जरा x की वैल्यू 2 रखना, जैसे ही 2 लगाया 8 - 4, 8 - 4 3 लगाओ, 3 लगाओ, x की वैल्यू 3 लगाओ, 3 2 = 6 2। तो ऐसे ही आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y की बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। इसका मतलब x + 2y = 8 पर कितने पॉइंट सिचुएटेड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देयरफॉर ये कैसा होगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। गॉट इट? x, fourth part, x such that x is the number of animals on earth। कुछ लोग इसको
अनकाउंटेबल मानते हैं, कुछ काउंटेबल। नंबर ऑफ एनिमल्स भाई है तो फिक्स्ड, भाई काउंट करना तो बहुत टफ है, लेकिन है तो फिक्स। जैसे कि हम कहें कि भाई कितने लोग, कितने पर्सन, ह्यूमन कितने हैं अर्थ पर, तो वही 7 to 8 अरब। अरब समझते हैं ना? हाँ भाई, 1 अरब इट मीन्स 1 अरब इट मीन्स करोड़, 100 of करोड़। अरे बात समझ में? ठीक है, 100 करोड़ रुपए मिलकर कितने बन जाएंगे? 1 अरब। जैसे 100 लाख, 100 लाख, 1 करोड़। खैर छोड़िए उस बात को। तो ये कहाँ है? नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, तो आप बोलेंगे काउंटेबल है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। तो यानी कितना आ गया बेटा? सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज फाइनाइट। ठीक है बच्चा। अब आप अपना बिल्कुल फोकस अगले पार्ट पर कर लीजिए। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को छोड़िए टीचर्स को भी कंफ्यूज करेगा। हाँ आइए, इसके लिए थैंक यू एनसीईआरटी, थैंक यू एनसीईआरटी, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मेरे बच्चों को सिखाने के लिए। रीड करिए आप। x such that x is a digit in the decimal expansion of under root of 2। प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यानी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुकता नहीं है, ना कभी उसमें रिपीट हो कोई नंबर, कोई डिजिट, और वो आते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे अंडर रूट 2 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 414, और इसी तरह से आते रहेंगे इनफाइनाइट। तो अब मुझे बताओ ये सेट कैसा होना चाहिए? आफ्टर डेसिमल बच्चों को लगेगा कि सर ये इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, लेकिन ये फाइनाइट सेट है। रीजन समझो, प्लीज समझो, मेरी हेल्प करो। क्या कहा है इन्होंने? x इज अ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैथमेटिक्स में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? नहीं बताओगे? देयर आर ओनली 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, ओनली 10 डिजिट्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 10 डिजिट्स। तो यहाँ पर 1.414 करते करते इस तरह 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो डिजिट्स का जो सेट है वो बेटा ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 8 और 9। 10 नहीं है बेटा, 10 डिजिट नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है x इज अ डिजिट, डिजिट उसका सेट देखना है हमें इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। मैं मानता हूं कि अंडर रूट 2 के डेसिमल एक्सपेंशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, लेकिन बच्चा उनका अगर हम सेट बनाएं और रोस्टर फॉर्म में ना रिपीट नहीं करते हैं, 2 बार 4 बार नहीं। अगर मान लो 4 बहुत टाइम आ रहा है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में तो एक ही बार लिखा जाएगा, इसलिए बेटा लिखा हुआ इन्होंने लिखा भी है अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, but the digits, please, the digits occurring in decimal expansion of under root of 2 is finite। डिजिट्स तो 10 ही होंगी चाहे कितनी बार आए, therefore this is a finite set। ध्यान दोगे बेटा? ओके सर, शायद समझ में आया हो, बच्चों को नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। फिर है बेटा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करना रोस्टर फॉर्म में। आओ बच्चा, x such that x is an odd natural number, odd natural number between 3 excluding 3 को छोड़कर and 11 excluding। odd natural number 3 और 11 के बीच में कहाँ से स्टार्टिंग होगी बेटा? कहाँ गया? यहाँ देखो 5 7 9 11। क्यों?
क्योंकि 3 से अगली नेचुरल नंबर 4 है, लेकिन हमें ऑड चाहिए, दैट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी 3 के बाद आएगा 5, 5 7 9, 5 7 9 11 एंड अच्छा 11 को इंक्लूड करते हुए 3 को नहीं। अरे बच्चों समझ रहे हैं ना, 3 और 11 के बीच में हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। 3 को एक्सक्लूड किया लेकिन 11 को इंक्लूड किया है, ये आया। ठीक है, नेक्स्ट, x such that under root of x is a whole number starting from 0 less than or equal to 3। अंडर रूट x क्या है बेटा? अंडर रूट ऑफ x है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। और कहां से? लेस देन और इक्वल टू 3। अगर अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और प्यारे बच्चों 3। लेकिन हमें तो क्या लिखना है? x की वैल्यू। जैसे ही स्क्वायर करोगे x इज इक्वल टू 0, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 1 4 9। ठीक है, इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। 5 भी है, 5 भी है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में भी कहा है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। क्या है? रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। 2 और 5 के बीच रियल नंबर, सारी रेशनल इरेशनल नंबर, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। तो सबको लिखकर उनके बीच में कॉमा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो फर्स्ट सेट कैन बी रिटन ओनली इन सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखोगे? x सच दैट x इज ए रियल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, ऐसे। सेकंड में है फ्रैक्शंस whose numerator and denominator are natural numbers। अच्छा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर exceeds the numerator by 1। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे प्यारे बच्चों x such that x is equal to n upon n plus 1। कैसे कैसे कैसे? का फ्रैक्शन लिखनी है और ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है बच्चों, डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 1, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है, 1 बड़ा है। तो बस ये हो गया। वेयर n बिलोंग्स टू n। n क्या है बेटा? n है यहां पर नेचुरल नंबर। ठीक, तो पूछा है इज इट पॉसिबल टू राइट इन बोथ द फॉर्म। भाई पहला वाला तो हम लिख नहीं सकते, दूसरा वाला इनफाइनाइट सेट है। कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपने 1 लगाया, n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2। फिर उसके बाद अगर 2 यूज करेंगे तो 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5। इस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, आओ देखो कहां कहा है। ये आ गया रोस्टर फॉर्म। देखो, रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, रोस्टर फॉर्म। नॉट पॉसिबल टू राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म एज वी नीदर नो इट्स फाइनाइट फर्स्ट एलिमेंट नॉर इट्स लास्ट एलिमेंट। इन फैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट 2 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इन दिस। ठीक है, रोस्टर फॉर्म पॉसिबल नहीं हुआ और सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया। बाकी दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं बेटा, जैसे ही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल रहा। अगर आपने किया नहीं है और आपके एग्जाम में आ गया तो यकीन मानिए आप फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, कर ही जो ले पढ़ ही जो ले बेटा, है ना। चलिए 5 नंबर, हाँ क्या है, 6 नंबर है। 5 तो अभी किया है, हाँ 5 तो अभी किया है रे। 6 नंबर क्या कहा है, यूज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इंडिकेट वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट और नॉट। प्यारे बच्चों, हमें बताना है कि
जो एलिमेंट है ये फेलियर, ये दूसरे इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। क्या y इस सेट में है? यस सर। तो आप कैसा, थोड़ा और बड़ा कर लें इसको, तो कैसा सिंबल यूज करने वाले हैं बताओ। यहां हम सिंबल यूज करेंगे बेटा y बिलोंग्स टू, अरे ये कैसा लिखा जा रहा है, आप लिखेंगे y बिलोंग्स टू द सेट। क्यों? देखो a है, x है, y है नहीं है। 4 में बताओ, सेकंड पार्ट में 4 है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 5। अरे 5 में तो कोई एलिमेंट होता है नहीं, वो तो एम्प्टी सेट है। 2 डज नॉट बिलोंग्स, ये बेटा 5 इसमें है या नहीं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। आ गया नहीं आ गया? तो आप लिखोगे दैट बिलोंग्स टू। आंसर भी दे रखे हैं, देखना है ना, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दी। 7 नंबर, राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन द ऑल्टरनेटिव फॉर्म रोस्टर और सेट बिल्डर। जैसे कि ये वाला है, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है बेटा? ये रोस्टर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आओ सीखो फटाफट पूरे मन से। 2 3 5 7 11, अगर एग्जाम में ये आ गया तो मेरी गारंटी है फंस जाओगे आप। क्या आप इनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी सर्च कर पा रहे हैं? हाँ सर, हमने आंसर देख लिया। 2 3 5 7 11 सब की सब ऑड नंबर है। क्या सीक्वेंस में है? नहीं, ऑड नहीं है, 2 आ रहा है। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है ऑल ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 11। ऑल प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 11। प्राइम नंबर, द लीस्ट, द लोएस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 3 5 7 9 तो नहीं है, नहीं है, और फिर 11। तो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 12। हम तो 11 लेस देन और इक्वल टू 11 लिख रहे हैं। लेस देन और इक्वल टू, वो भी सही है, ये भी सही। 1 3 5 7 9 11 ये ऑड नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 11। अब लेस देन 13 लिखा है, अगर यहाँ 11 लिखोगे तो लेस देन और इक्वल टू। ठीक है बेटा? यस सर तो बोल दिया करो। हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो गुस्सा है सर। अरे किससे गुस्सा हो? आप ही से गुस्सा है। क्यों गुस्सा मत हो, चलो इसके बाद सब बच्चों को क्या एक एक पिज्जा का स्लाइस खिलाएंगे, है ना। राइट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट। तो बताओ जल्दी से। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इज देयर एनी प्राइम नंबर विच इज इवन? है तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली। तो ये सेट बेटा एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 आ जाएगा। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर एक तो प्राइम नंबर होती है, एक कंपोजिट नंबर होती है। प्राइम नंबर, प्राइम सच नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। इट मींस द नंबर विच हैव एट मोस्ट 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर 1 से भी डिविजिबल होगी, खुद से भी होगी, और इसके अलावा किसी और से भी होगी। इट मींस द नंबर विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर। तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैविंग एट मोस्ट 2 फैक्टर्स, अभी तो कहा था मैंने एट लीस्ट कितने, उनके 3 फैक्टर होने चाहिए। ये कह रहे ज्यादा से ज्यादा 2। ऐसी कोई कंपोजिट नंबर है ही नहीं जिसके 2 ही फैक्टर हो ज्यादा से ज्यादा। जैसे 4 बेटा, 4 एक कंपोजिट नंबर है, कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1 4 1 4 हुआ, एक और कौन है? 2। तो इसके 3, यानी कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर होंगे ही होंगे। तो ये कैसा है बेटा? ये वाला है एम्प्टी सेट। ठीक है, आप पढ़ लेना इसमें। अगला है सेट ऑफ नंबर्स
विच आर बोथ रेशनल एंड इरेशनल। भाई कोई नंबर रेशनल भी हो और इरेशनल भी, देयर इज नो नंबर पॉसिबल विच इज रेशनल एज वेल एज इरेशनल, तो ये एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स whose decimal expansion terminates, दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन पे मत जाया करो। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, बेटा डेसिमल एक्सपेंशन याद करो, एक टर्मिनेटिंग होता था, एक नॉन टर्मिनेटिंग, याद करो। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, किसी का भी रिपीट नहीं होगा। तो क्या कहा है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, इम्पॉसिबल, ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है, एम्प्टी सेट। समझ आया? यस सर, यस सर। अब हम करेंगे बेटा, अच्छा एक्सरसाइज आ गई, फिर अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अब हम करेंगे, अरे ये क्या है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 ही है ना, 8 तो नहीं है, देखें 8 तो नहीं है, 8 तो पीछे था। हाँ अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 9 9। 9 नंबर कि सर हम खुद कर लेंगे, मुझे पता है बात इजी है, फटाफट रीड करो। यूज द नोटेशन प्रॉपर सबसेट टू डिनोट विच सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। बड़ा इजी, सबसेट याद है ना, सबसेट याद है ना कि भाई अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और ए इक्वल नहीं हो बी के, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे कि ए है 1 2 3 और बी है प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5, तो ए क्या है, सबसेट तो है ही इसका, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे यहां मान लो ए मान लिया 1 2 3 और बी मान लो 1 2 3, दोनों इक्वल। ए के सारे एलिमेंट बी में है, हाँ ए बी का सबसेट है, बट इन दिस केस ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी, देयरफॉर ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चा, चलिए ए है बेटा 2 3 p और b है 1 2 3 p q, क्या ए के सारे एलिमेंट्स b में हैं? चेक करो, 2b है 3b है p भी है, देयरफॉर क्या लिखोगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ये आ गया सिंबल बेटा। ठीक है, दूसरा 2 3 5 7, अरे b में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी तो नल सेट है, 5 एम्प्टी सेट है। हाँ बी मैंने तुम्हें लिखवाया है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, तो आप यहां लिखेंगे बेटा इस केस में ए, तो यहां तो हो गया बेटा ए इज सबसेट ऑफ बी। आप अगर ये नहीं बनाओगे तब भी ठीक है, इस वाले केस में बी इज सबसेट ऑफ ए, B इज सबसेट ऑफ, देखो कहा है ना B इज सबसेट ऑफ A। आ गई बात समझ में? चलो प्रॉपर सबसेट लिख दो, चाहे तो नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं है ऐसा, लेकिन ये लिखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 3 8 9 0 और यहां देखो 3 8 9 0 वही है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सब, लेकिन बच्चों इस केस में दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू बी, देयरफॉर कह रखा है ना, सिंस a इज इक्वल टू बी देयरफॉर ईच इज ए सेट ऑफ द अदर, इट मींस a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं बेटा।
ठीक है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, लेकिन ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद ए की वैल्यू है 2, देखो x इज इक्वल टू 2n, और n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 लगाइए आप। अगर 1 लगाएंगे प्यारे बच्चों तो x की वैल्यू आएगी 2, 2 लगाओगे तो 4, n की वैल्यू 3 लगाओगे, 2 से मल्टीप्लाई 6, तो a में है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ क्या कहा है? x इज इक्वल टू 4n। n की वैल्यू जैसे ही आपने फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी 1 लगाया तो कितना आएगा? 4। 2 अप्लाई करो, 2 4 जा 8, 3 अप्लाई करो, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 12, ये आएगा। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? नहीं है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट किस में है बेटा? ए में जरूर हैं। तो इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, कोई इतना बड़ा है ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में। बोलो इजी रहा? अरे नहीं रहा। तो आप लोग है ना थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, जहां मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह लिखवाई हैं। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 10। देखो कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको सब सिखा चुका हूं। व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए? 0 1 2। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। तो ए के सारे सबसेट लिख लो, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, फिर तीनों, और फिर 5। 5 को लास्ट में लिखो, स्टार्टिंग में लिखो, डजंट मैटर। तो ये इन्होंने लिख दिया है, उसको बी से शो कर दिया है, कर्लिंग ब्रैकेट में भी क्लोज कर दिया है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है। 11 नंबर आपको लिखना जरूर है, लिखना जरूर है, लिखा हुआ ही ज्यादा लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। 11 नंबर, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट? कितना प्यारा है। एम्प्टी सेट का पावर सेट, यानी कि अगर आपको दे रखा है a इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों 5, तो पी ए का मतलब होगा इसके सारे के सारे सबसेट। भाई ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अब इसके सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? ये खुद अकेला ही हो जाएगा 5 बस, क्योंकि मैंने बताया है कि 5 जो है हर सेट का सबसेट होगा, तो वो अपने आप का भी सबसेट हुआ। तो पी ए की वैल्यू आ गई सिर्फ और सिर्फ बच्चा 5। अगर मैं आपसे कहूं कि ए में है कोई एलिमेंट नहीं 5, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 रेज टू पावर n। n कोई एलिमेंट ही नहीं, 0। 2 रेज टू पावर 0, इट मीन्स 1 बच्चा। तो पी ए यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आया। ठीक है, तो नल सेट का जो पावर सेट होगा वो होगा एक सिंगल सेट, और उसमें क्या होगा बेटा? 5। फिर अब व्हाट इज द पावर सेट ऑफ करली ब्रैकेट में 5? ए इज इक्वल टू है बेटा, ये सिंगल सेट हुआ। क्यों है बच्चा ये सिंगल सेट? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट क्या होगा? एक तो ये 5, इसको हमें कैसे बंद करना चाहिए? करली ब्रैकेट। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा? 5 बस। कि सर हमारी समझ में नहीं आया, तो और अच्छे से सीख लो प्यारे बच्चों। अगर ए होता मान लो सिंगल सेट 1, तो पी ए क्या होता? बोलो बोलो, पी ए क्या होता? इसके जितने भी सबसेट हैं, एक तो ये खुद ही होता 1, और एक दूसरा कौन सा होता? 5 बस। देखो मैंने दूसरे एग्जाम्पल से भी बताया, बच्चे 5 से कंफ्यूज ना हो। एक तो ये खुद का सबसेट हुआ 5 पूरा का पूरा, और एक एम्प्टी सेट, तो सभी का सबसेट होता ही होता है बच्चों। अच्छे से लिखेंगे, रिवीजन में तभी हेल्प मिलेगी आपकी। फिर आगे, फिर आगे। अरे वाह, ये तो बड़ा इजी है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 12 आप खुद से करेंगे। ए 2 3 5 7, बी है बेटा 1 3 5 9 11, तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी।
कलेक्शन यानी यूनियन मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लो। ये जरूरी नहीं है वेन डायग्राम बनाकर शो करना, सीधे ए यूनियन बी होगा 1 2 3 5 7 9 11, यही आया बेटा। होमवर्क हुआ, कर लेना। 13 number, find the union of following pair of sets, homework। 14 number, find the intersection, set of intersection मतलब set of common elements, find the intersection of the following two sets। intersection इसकी जरूरत नहीं है, सीधे intersection। देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा, एक तो 3 आ रहा है, एक 5 और 7 इसमें है, उसमें नहीं है, बस 3 5 9 भी है, 3 5 9, तो ये आ गया आंसर। अगला है 15 नंबर, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फर्स्ट नहीं बताऊंगा, सेकंड नहीं बताऊंगा, थर्ड बताऊंगा। थर्ड में क्या है, ये है बेटा, थोड़ा और बड़ा कर ले। हाँ ये है बेटा कितना 5, अरे 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, 0 एलिमेंट। सी डी ई, तो इनमें अब मुझे बताओ जल्दी से कॉमन क्या आएगा। 5 और सी डी ई में कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5। इट मींस नल सेट, एम्प्टी सेट। ओके बच्चा, फोर्थ पार्ट दे भी रखा, रे दे रखा है इन्होंने। x such that x is a natural number greater than 4 and less than 10। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है बेटा जो 4 से तो बड़ा है, 5 6 7 8 9, बट लेस देन 10, ये आ गया। सेकंड में कहा है x such that x is a factor of 12। प्यारे बच्चों, फैक्टर ऑफ 12, भाई 12 को कंप्लीटली जो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 है, एक प्यारे बच्चों 2 भी है, एक 3 भी है, एक 4 भी है, एक 5 भी है। हाँ हाँ लिख दो सर। अरे 5 से तुम 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, हैं तुम भी। बस 6 है और फिर लास्ट में कौन है, 12। तो बच्चों इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, देखो 5 नहीं, एक तो 6 आ रहा है, बस 6 ही आ रहा है, वही आंसर है ना। तो आपको फोर्थ पार्ट में पहले ए लिखना है ऐसे, बी लिखना है ऐसे, फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6। जो जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने नोट्स तैयार करेगा, उतना एक ही बार लिखना है, बस एक ही बार। और आप एक बार भी नहीं लिखेंगे तो कैसे अच्छे बनेंगे। 16 डिसजॉइंट सेट्स, याद आया, याद आया, हाँ सर सब याद है। ऐसे सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं होता, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, डिसजॉइंट। आइडेंटिफाई पेयर और पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए गिवन है, बी गिवन है, सी क्या है, एक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 36। आओ, फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 36 यानी ऐसे नंबर जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। आओ आओ, 1 से 36 कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से नहीं है, 6 से है, 8 से है नहीं, 9 से है, फिर उसके बाद 12 से है, फिर 12 3 सा हो गया, 18 2 सा एंड 36। ये आई बात समझ में। नॉर्मली बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। चलो फटाफट वीडियो पॉज करो और मैंने क्या गलत लिखा है इसमें गलती पकड़ के बताओ, जल्दी वीडियो पॉज। देखो कहा है x such that x is a prime factor of 36। It is obvious that 1 is a factor of 36 but 1 is not a prime number। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन नहीं आएगा कि सर इसमें 1 नहीं आएगा, है ना बेटा। तो कौन सा एलिमेंट आएगा, स्टार्टिंग कहां से होगी इसकी, 2 से। शायद बच्चों ने पहले ही समझ लिया था। डी है बेटा 5 7 11 13 13। अब आइए
देखते हैं बेटा ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं। देखना ए और बी में कोई कुछ कॉमन आ रहा है, 3 4 कुछ भी नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। देखना ए और सी डिसजॉइंट है क्या, 1 3 4 नहीं भैया, कॉमन आ रहे हैं 3 एंड 4। ए और डी डिसजॉइंट है क्या, देखना कुछ कॉमन आ रहा है। देखो तो सही बेटा, मैं ही थोड़ी ना करूंगा, मैं तो बोल सकता हूं। आपको अपने माइंड को काम पर लगाना है कि पढ़ भाई पढ़। कुछ कॉमन आ रहा है ए और डी में, 1 3 4 5 7 11 13 कुछ भी नहीं कॉमन आया, तो ए और डी भी कैसे हो गए, डिसजॉइंट। अब बी और सी में देखो, बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, बहुत सारी चीजें, डिसजॉइंट नहीं है। बी और डी 5 कॉमन आ रहा है, डिसजॉइंट नहीं है। सी और डी 5 7 11 13 5 7 कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, तो सी और डी भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। आप अच्छे से ऐसे लिखेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा और है अभी, ये और है 17 नंबर, क्या, फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। भाई ए माइनस बी फाइंड करना है, वेरी इजी। ए में से बी के एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दो, तो ए माइनस बी प्यारे बच्चों कितना आने वाला है, 1 3 5 7 9। अरे ये तो पूरा ही आ गया, ठीक है। यानी आपने क्या किया, ए में से बी के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया, ए माइनस बी कितना आएगा फर्स्ट पार्ट में बेटा, ए माइनस बी। बोलो बच्चा कि सर ये आने वाला है 1 2 3 इसमें नहीं है, फिर 3 सभी आ गए क्योंकि यहाँ इवन नंबर है 7 और 9। फिर इसके बाद ऐसे ही सेकंड पार्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ए बी तो उसमें है, बी नहीं आएगा, पी क्यू उसमें है, नहीं आएगा, तो सिर्फ ए एंड बी। कर लोगे ना, यस सर यस सर। 18 नंबर आहा, क्या है क्वेश्चन। अरे रीड तो करो रे नन्हे बच्चों। लाइट क्या कर रही है भाई, क्या चाह रही है लाइट, लाइट चाह रही है छुट्टी हो जाए, है नहीं बेटा, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, खूब मन से पढ़ते हैं। U इज ए यूनिवर्सल सेट, क्या है, ए सॉरी x belongs to n, x is a natural number where x is less than or equal to 9। तो बताओ जल्दी से U में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, यार क्या कर रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन और इक्वल टू था ना बेटा 9, ठीक है। ए है बी है, फाइंड द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं विदाउट वेन डायग्राम करा दूंगा। देखो, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डैश। प्यारे बच्चों, ए डैश का मतलब होता है यू में से ए के एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दीजिए। ए के एलिमेंट्स कौन है, 1 2 7, बस इन्हें भगा दो, भाग जाओ यहां से यू में से। तो कौन 1 2 7 हटाएंगे तो बेटा 3 4 5 6 7 हटाना है, 8 एंड 9। देखो यही आ रहा होगा, 3 4 5 6 8 एंड 9। इसी तरह बी डैश कैसे फाइंड करेंगे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कि सर यू में से बी के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दो। प्यारे बच्चों, यू में से बी के एलिमेंट 1 6 8 9 हटाओ, 1 हटाओ तो 2 3 4 5, एक तो 6 हटा दो, ठीक है, फिर 7 8 हटाओ, 9 हटाओ, मुझे लगता है बस यही आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, 2 3 4 5 7। फिर क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश। तो प्यारे बच्चों, पहले आप ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करो। ए यूनियन बी मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सारे एलिमेंट्स ज्वाइन कर लो, 1
2, 3 तो है ही नहीं, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6, फिर 7, 8, 9। ठीक है बेटा, अब आपको चाहिए ए यूनियन बी होल डैश। होल डैश तो आप क्या करने वाले हैं, आप ऐसा लिखने वाले हैं कि सर U में से किसके एलिमेंट्स बाहर निकाल दो, सर A यूनियन B के एलिमेंट्स बाहर निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो। तो बच्चों U में से आप किस किस को बाहर निकाल रहे हो, 1 2 6 7 8 9, तो एक तो आएगा 3 4 5, 6 हट जाएगा, 7 8 9, बस यही आ गया। देखो यही है कि 3 4 5, 3 4 5। फिर है बेटा डी पार्ट। डी पार्ट क्या है बच्चा, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स मैंने पहले ही फाइंड कर लिया है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। चलो इनके कॉमन 2 तो आ नहीं रहा, एक तो 3 है बेटा, 4 भी है, 5 भी है, 7 यहाँ नहीं, बस ये ही आ रहा है। तो ये दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बेटा। तो इतना प्यारा सा इन्होंने लिख रखा है, ध्यान देना आप भी। नोट दैट ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इक्वल आए हैं देखो, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस लॉ इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या पहले, अब आप इसके बाद लिखेंगे नोट, बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट है क्या, डी मॉर्गन। लॉ बेटा, दो लॉ होते हैं डी मॉर्गन के। पहला है बेटा ए यूनियन बी होल डैश, और दूसरा है बच्चा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। प्यारे बच्चों मैं डैश को अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, तो ये आएगा ए डैश, यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है यूनियन में। कितना इजी सिखा दिया मैंने। यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में जब डैश डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सब मैं 11th क्लास, स्पेशली 11 में भी यूज नहीं है, 12th क्लास प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, लास्ट चैप्टर, वहां मैं अपने बच्चों को ये चीजें सिखाता हूँ, डी मॉर्गन लॉ का रूल यूज करना प्रोबेबिलिटी में। और हम कब पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में। तो सोचो जब ये अब ये जनरेशन आगे पहुंचेगी, 12th में पहुंचेगी, तो कौन शार्प माइंडेड होगा, तुम या वो? तुम। भरोसा रखो, साथ बने रहो, बढ़िया से अच्छे से बॉक्स में बंद करके लिखना डी मॉर्गन लॉ। 19 नंबर given a is equal to 13589, b is equal to u is equal to, use Venn diagram to verify the following de Morgan's laws। ओह, इस बार इन्होंने कहा है कि डी मॉर्गन लॉज देखो, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हुआ है, यूनियन इंटरसेक्शन में जब डैश बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कह रहे भैया वेन डायग्राम का यूज करके बताओ। यानी बच्चा U में कौन से हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं है, 11 है, फिर 12 नहीं है, 13, ठीक है। A में कौन कौन है, A और B बनाए। ध्यान देना मैं कैसे बता रहा हूँ, आप बढ़िया से सर्कल बनाएंगे। अब मैं ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये उल्टे सीधे सर्कल बना रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन 0। बेटा आपको अपनी जो थिंकिंग है वो यहीं से डेवलप करनी है। हो सकता है टेस्ट में, स्कूल में आप फ्री हैंड बना लो क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आप जब ऑफिस में पहुँचेंगे, भले ही आप प्राइवेट जॉब में पहुँचे या गवर्नमेंट जॉब में पहुँचे, तो वहाँ एक बॉस ज़रूर होगा। तो वो बॉस क्या कहेंगे आपको, कोई रिप्रेजेंटेशन की भाई एक प्रेजेंटेशन तैयार करके लाइए, आप पूरी टीम को देंगे। तो 10 मान लो आप कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो 10 के 10 उस प्रेजेंटेशन को तैयार करके लाएंगे। जिसका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसी को तो बॉस भाई प्रेफर करेंगे। आ रही बात समझ में? उसी का प्रमोशन होगा, उसी की सैलरी ज़्यादा रहेगी, उसी की रेस्पेक्ट ज़्यादा रहेगी।
तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही सीखेंगे कि चीज़ों को दूसरों से बेहतर कैसे बनाते हैं, सीखना पड़ेगा। सर्कल का यूज करेंगे, रेक्टेंगल स्केल से बनाएंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टार्ट करेंगे बेटा। कॉमन एलिमेंट ढूंढो, इनमें ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। 3 दोनों में है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, 9 दोनों में है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 एंड 9। क्या लिखेंगे? 3 एंड 9। अब ए में से 3 और 9 बच्चा पहले ही आ चुके हैं, 3 और 9, तो बचे कौन से हैं? 1 5 8, वो इधर लिख दिए 1 5 8। बी में से 3 और 9 ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 4 7 13, वो यहां लिख दिए। ठीक, अब इन दोनों में देखो कौन कौन आ चुके हैं, बट बचे कौन है? यू में से जो बाहर रह जाएंगे, 1 इसमें आ गया, 2 भी आ गया, 3 बेटा 3 भी आ गया। ध्यान देना बेटा, ये खुद करना है। 4 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 6 देखो आया कहीं, 6 यहां इनमें से कहीं नहीं तो बाहर लिख दिया, 7 आ गया, 8 प्यारे बच्चों आ चुका है, 9 भी आ गया, 11 यहां नहीं है तो बाहर लिखा, 13 यहां आ गया है, 15 बाहर। ठीक है, तो 6 11 और 15 ना ए में है बेटा ना बी में है, तो उनको है ना इनके सर्कल से बाहर लिखा। अब क्या पूछा है? वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा? देखो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, ए और बी का कॉमन पार्ट, डैश चाहिए, डैश। जैसे ए डैश का मतलब होता है ए नहीं चाहिए हमें, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, बाकी जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी 1 2 और बेटा 4 5 6 7 8 और फिर 9 नहीं आएगा, 11 13 और 15 देखो ये आया होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, यू में से इसको एक्सक्लूड कर दिया, ये पूरा आ गया बेटा। फिर का ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश का यूनियन चाहिए हमें। प्यारे बच्चों, ए डैश देखो बहुत इजी है, ए डैश आपके पास क्या है, इन्होंने लिख रखा है, इसमें से क्या कर दिया, ए डैश का मतलब ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो कौन कौन से बचे हैं? 2 4 7 2 4 6 7 11 13 15, ये लिख दिया। यूनियन किसके साथ चाहिए? बी डैश। प्यारे बच्चों, बी के एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दीजिए, तो कौन कौन से बचेंगे? 1, बी के एलिमेंट्स हटाने, 1 5 और कितना बेटा? 6, फिर 7 नहीं आएगा, 8 11 15, 1 5 6 8 11 15, यूनियन चाहिए, सब मिला दो, सब मिला दो, ए डैश और बी डैश के एलिमेंट्स ज्वाइन कर दो, तो कितना मिल जा रहा है? 1 2, आप ज्वाइन करके लिखेंगे सीक्वेंस में, फिर देखेंगे ये और ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, बस लास्ट में लिख दो। ऐसे ही आप बेटा सेकंड पार्ट कर लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएंगे। ठीक है, वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन आया है बेटा, 20 नंबर। दिल खुश हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन को करके, बिल्कुल मेंटल पीस मिलेगा। आइए रीड करिए पहले, अगर आप चाहो अपना माइंड और शार्प करना तो आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्यूशन देखो, समझ में आता है नहीं आता है। मैं कह रहा हूं नहीं आएगा सॉल्यूशन, नहीं आएगा समझ में, मैं करवाऊंगा ही नहीं आपको ऐसे, मैं बहुत इजी मेथड से कराऊंगा। आओ, इन अ क्लास विद 40 स्टूडेंट्स, जैसे ही क्लास कहा 40 स्टूडेंट्स, आपको अपनी क्लास रिमाइंड करनी है, इमेजिन करनी है आप अपनी क्लास में हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 22 ऑफ देम प्ले बैडमिंटन, ओके, 11 प्ले बोथ बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस,
दोनों गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी और टेबल टेनिस भी। एंड 11 प्ले नीदर बैडमिंटन नोर टेबल टेनिस, वो कुछ खेल ही नहीं रहे नालायक, ना बैडमिंटन खेल रहे हैं ना टेबल टेनिस। हाउ मैनी प्ले टेबल टेनिस बट नॉट द बैडमिंटन। कहाँ सर, हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन तो बड़ी दूर की बात है। तो चलो मैं सिखा तो रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आइए कैसे करेंगे बेटा। मैं आपको वेन डायग्राम से कराऊंगा, मैं फॉर्मूले से कर पाऊंगा ही नहीं। क्या बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हेल्प मिलेगी ना। मना कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे तो कि सर हम नहीं करेंगे आपकी हेल्प। पिज्जा पार्टी तो दी नहीं आपने अभी तक, पिज्जा खाओगे? चलो इस क्वेश्चन को समझ लो, पिज्जा मिलेगा आपको। एक तो है बेटा बैडमिंटन, दूसरा है प्यारे बच्चों टेबल टेनिस। कंसेप्ट समझेंगे आप, क्या है सर कंसेप्ट, बताइए तो सही। अरे सीखिए तो सही। प्यारे बच्चों आप हमेशा क्वेश्चन को कॉमन पार्ट से स्टार्ट करो, इंटरसेक्शन से, यानी यहां से। क्या आपको ऐसे नंबर दे रहे, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स देयर आर 40 स्टूडेंट्स, यानी यूनिवर्सल सेट में, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चों? 40। ठीक है। 22 प्ले बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन वाले सर्कल में कितने आएंगे? 22। मैं यहां नहीं लिखूंगा 22, ना ना ना, क्योंकि इन 22 में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। जरा ध्यान दो, यहां ध्यान दो, 11 प्ले बोथ बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, ये लिखूंगा मैं। 11 स्टूडेंट्स ये ऐसे हैं जो बैडमिंटन भी खेल रहे हैं प्यारे बच्चों, और टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं। ठीक है, अब आओ बैडमिंटन वाले सर्कल में, नन्हे बच्चों बैडमिंटन वाले सर्कल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 22। 11 ऑलरेडी आ गए हैं, तो कितने बचे? 11। जानते हो, अरे जानते हो ये 11 स्टूडेंट कौन है? ये वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेबल टेनिस नहीं, क्योंकि टेबल टेनिस वाले सर्कल से बाहर है। खैर 22। अब हमसे कहा है एंड 16 प्ले नीदर द बैडमिंटन नॉर द टेबल टेनिस। 16 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो वो बैडमिंटन खेल रहे ना टेबल टेनिस। बताओगे ये 16 स्टूडेंट्स कहाँ आने वाले हैं? नहीं बताओगे कि सर 16 स्टूडेंट्स आएंगे दोनों सर्कल्स के बाहर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ना तो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं ना टेबल टेनिस, इसलिए बाहर आ गए बेटा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में है। अब क्या करेंगे हम इन, अच्छा यहाँ और रह गया कुछ, यहाँ और रह गया क्या? हाउ मैनी प्ले टेबल टेनिस, यानी कितने ऐसे हैं जो टेबल टेनिस खेल रहे बट नॉट द बैडमिंटन। यस सर, यही मुझे फाइंड करना है, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं लेकिन बैडमिंटन वाले सर्कल में वो नहीं है। यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? x की वैल्यू चाहिए। प्यारे बच्चों इस रेक्टेंगल में आने वाले सारे नंबर्स को ऐड कर दो और वो किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। प्यारे बच्चों चलो इन सभी को ऐड करो। 11 प्लस 11 प्लस x प्लस 16, इन सबको ऐड कर लिया। ये किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 11 प्लस 11 कितना हुआ? 22, और 16 ऐड करेंगे 38। x इज इक्वल टू 40 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट ओनली 2।
इट मीन्स 2 स्टूडेंट्स, ऐसे केवल 2 स्टूडेंट हैं जो टेबल टेनिस तो खेल रहे हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं। क्या आंसर आ रखा है इनका? 2 स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस बट नॉट बैडमिंटन। चाहो तो लास्ट में ये लाइन लिख देंगे देयरफॉर। अब मुझे सोचकर बताओ विच मेथड इज इजियर, वेन डायग्राम मेथड और फॉर्मूला मेथड? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इजी है बेटा। लेकिन क्या होगा, कुछ टीचर्स, सारे नहीं, कुछ टीचर्स, भले ही वो ट्यूशन टीचर, मैं भी एक ट्यूशन टीचर हूँ या स्कूल टीचर, वो इसी बात पर टिके रहते हैं कि भाई जैसा हमने आपको कराया है उसी मेथड से करके दिखाओ। आता सब है टीचर्स को, लेकिन उन्हें ये चीज पसंद नहीं होती है कि बच्चा किसी और मेथड से कर दे। अरे नहीं, स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक बर्ड्स, लेट देम ब्रूम। मतलब जितने भी मेथड आ रहे हो बच्चे को, बस वो ठीक होना चाहिए कि हाँ बच्चों करो। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करे हुए क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे टीचर से कि प्यारे बच्चे, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मेंटेलिटी को समझिए। अरे हम लोग भी तो कभी स्टूडेंट थे। अगर हमसे कोई टीचर कहता था नहीं मेरे मेथड से ही करो तो नंबर दूंगा, नहीं तो नहीं, तो हमें कितना बुरा फील होता था कि देखना कैसे। तो फिर हम या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। फिर वो नई जो थिंकिंग है ना वो डंप हो जाती है। फिर वो कि सर ने जैसे कराया रट लो रट लो रट लो। नहीं, अरे मैंने ऐसे कराया है, एग्जाम्पल में ऐसे हो रहा है, आपके दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है वो इजी है तो आप उससे कीजिए। ठीक है, जैसे मैं एक छोटी सी एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 12th क्लास मैथमेटिक्स, लगभग 8-10 साल हो गए इस इंसिडेंट को। एक मैं इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है 12th क्लास में, उसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा था बेटा। क्वेश्चन ये था, अंडर रूट ऑफ 10x प्लस अंडर रूट ऑफ cot x dx और विद रेस्पेक्ट टू 0 to π/2। अभी आप छोटे बच्चे हैं 9th वाले, डरना नहीं है, मैं इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं। तो ये एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखा था, मैं उसी मेथड से सॉल्व करवाता था। काफी टफ सॉल्यूशन था, लेकिन मैं बच्चों को सिखा देता था। अब मेरा एक स्टूडेंट, नाम मुझे अच्छे से याद है, आयुष बंसल, तो वो कहता है कि सर इस क्वेश्चन को जैसे आपने यहां कर रखा है ऐसे ना करके साइन कॉज में ब्रेक करके करें तो शायद इजी हो जाए। तो मैंने ट्राई किया और यकीन मानिए जितना लेंदी मेथड मैं बच्चों को समझाता था तो उसका 1/3, सिर्फ 1/3 लेंथ में हो गया और इतना इजी कि दिल खुश हो गया। तो क्या मैं उस बच्चे को डांटता? नहीं। आप विश्वास कीजिए, उसके बाद से जब भी मैं बच्चों को ये क्वेश्चन कराता हूँ, इवन आज भी, तो मैं उस क्वेश्चन पे आयुष बंसल मेथड लिख देता हूँ। क्रेडिट देना चाहिए बच्चों को, तभी तो वो नया सोचेंगे। ठीक है, तो सभी टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को नई थिंकिंग के लिए क्या करना है, एनकरेज करना है। अरे छोड़ो, फिलहाल तुम ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अगर मान लो फिर भी आपके नंबर कोई काट दे तो आप ये चीज दिखाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने किससे किया है, फिर से फॉर्मूला मेथड से किया है। मैं नहीं कराऊंगा, अगर फॉर्मूला मेथड इजी है तो उससे कराऊंगा, वेन डायग्राम इजी है तो उससे कराऊंगा। देखो इन्होंने क्या लिख रखा है एनसीईआरटी वालों ने, देखिए क्या लिख रखा है, यू कैन ऑल्सो यूज द वेन डायग्राम टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से कराने वाला हूं, इससे इजी रहेगा। अगर वेन डायग्राम मेथड कट कर दें स्कूल में तो आपको ये दिखाना है कि सर एनसीईआरटी में तो लिखा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए हम पढ़ेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 21। पढ़िए बेटा। ईच स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 120 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अच्छे से रीड करो बेटा। कहा है ईच स्टूडेंट, इस वर्ड पर ध्यान देना है, इन 2 वर्ड्स पर। ईच स्टूडेंट यानी 120 स्टूडेंट्स जो है ना, उनमें से हर एक, ईच स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 120 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स participated in a teaching either a language
और मैथमेटिक्स टू नीडी स्टूडेंट्स। मतलब यूनिवर्सिटी के 120 स्टूडेंट्स हैं, अब वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं कोई लैंग्वेज, जैसे मान लो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का ईच स्टूडेंट 120 में से 120 में से ऐसा कोई नहीं है कि जो ना तो मैथ्स पढ़ा रहा हो ना लैंग्वेज। उनमें से हो सकता है कोई मैथ पढ़ा रहा हो, कोई कोई क्या पढ़ा रहा हो, लैंग्वेज पढ़ा रहा हो, या हो सकता है दोनों चीजें पढ़ा रहा हो। 120, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनियन दे दिया बेटा। फिर इसके बाद क्या है, it is found that 92 of them can teach a language। यानी बेटा ये एग्जाम्पल नंबर है 21। बहुत मजा आने वाला है, बस आपको मेरी हेल्प करनी है बेटा। पहली है बेटा लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स। लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 92। मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं, देखना देखना, अरे देखो ना बच्चों, मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं, 46 कैन टीच मैथमेटिक्स। ओके ओके, ठीक है बेटा, ऐसे ही बनाना है आपको। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन टीच बोथ द सब्जेक्ट्स। यानी हमें ऐसे स्टूडेंट्स को देखना है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। यहां पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे बच्चों। क्या तुम मुझे बताओगे यहां पर कितना आएगा? हाँ सर बताएंगे, नहीं बता रहे, मना कर रहे हैं बच्चे। बेटा यहां आएगा 92 माइनस एक्स, और इधर कितना आएगा 46 माइनस एक्स। नहीं समझ में आया? टोटल इस सर्कल में लैंग्वेज वाले में 92 स्टूडेंट्स आने थे, x ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने बचे 92 माइनस एक्स। मैथ्स वाले सर्कल में 46 आने थे, x पहले से ही आ चुके हैं, बचे। ठीक, तो इन सबका टोटल दोनों सर्कल में आने वाले बच्चों का टोटल कितना होगा 120। क्योंकि हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर रहा है, या तो मैथ या लैंग्वेज या दोनों। अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, प्यारे बच्चों क्या लिखोगे बोलो? 92 माइनस एक्स, सबको ऐड कर लो, प्लस एक्स प्लस 46 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120। अब सिंप्लीफाई करो, x से x कैंसिल होगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स, तो 92 और 46 ऐड करो, 2 6 8 हुआ, 9 4 बेटा 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 120 में से बेटा 138 सब्ट्रैक्ट करना, माइनस 18, माइनस से माइनस बैलेंस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 आया। इट मीन्स 18 students. Find the number of students who can teach both the subjects. It means there are 18 students who can teach both the subjects. ठीक है, तो आप लिख देंगे therefore 18 students can teach both the subjects. आप लिख देना बेटा। फिर आगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन टीच ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, एक। वेन डायग्राम से सोचो, यानी या तो वो सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ा सकते हैं या सिर्फ मैथ्स। वेन डायग्राम से सोचो, वेन डायग्राम से। नहीं सोच पा रहे तो मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, मैं सिखाता हूं वेन डायग्राम से। पहले मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो केवल और केवल लैंग्वेज पढ़ा दें, सिर्फ ये देखो, ये है बेटा जो, अरे कहाँ जा रहे हो भैया, जो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा दे बेटा, वो ये है, ये वाले, यही तो है जो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हु कैन टीच
ओनली लैंग्वेज, बस लैंग्वेज ही पढ़ा सकते हैं। वो कितना है बेटा 92 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों 92 माइनस एक्स है। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास कि सर हमारे पास है, या और अच्छे से कर दें, हम क्यों इतना डिटेल में करें, हम थोड़ा सा इजी बनाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who can teach only one language, बस एक लैंग्वेज, यानी कि या तो आप लैंग्वेज पढ़ा पा रहे हैं या फिर ओनली वन लैंग्वेज नहीं है, ओनली वन सब्जेक्ट होना चाहिए। ओनली वन सब्जेक्ट है ना बेटा, हाँ। तो प्यारे बच्चों इनमें कौन से वाले हैं, ओनली लैंग्वेज और प्लस ओनली मैथ्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स बताओ बेटा जो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा पा रहे हैं कि सर वो है 92 माइनस एक्स, और जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ा पा रहे हैं प्यारे बच्चों वो ये वाले, इसमें से ये एक्सक्लूड कर दो, यानी 46 माइनस एक्स। तो बेटा 92 और 46 को ऐड कर लो, 6 और 2 8, 9 और 4 1, यानी कि 13 हो गया बेटा। माइनस एक्स, अरे जब x और x को आप ऐड करोगे निगेटिव x तो माइनस 2x, x है कितना 18, तो 2x कितना होगा बेटा 36। चलो सब्ट्रैक्ट करो, तो 138 में से 18 2 जा 36, तो ऑब्वियसली बचेगा बेटा 102, यानी 120 स्टूडेंट्स में से 102 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, या तो लैंग्वेज या फिर दूसरा क्या बेटा मैथ्स। तो पहला आंसर हमारा 18 आया है, दूसरा आंसर क्या आया है, दूसरा आंसर आया बेटा 102। तो हमने फॉर्मूला मेथड से तो किया नहीं है, हमने तो किससे कर लिया है, हमने बेटा किया है क्वेश्चन वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम बहुत इजी है, मैं एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो वहाँ अरिथमेटिक में परसेंटेज एक चैप्टर है, तो वहाँ वेन डायग्राम की हेल्प से क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको 9th क्लास में वेन डायग्राम, ताकि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सको। बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो वहाँ मैं इतने लेंदी क्वेश्चन एक एक लाइन में करा देता हूँ, ओनली विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 22। दिल खुश हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़कर दिल खुश हो जाएगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है, आपका बिल्कुल माइंड पहुंच जाएगा नेक्स्ट लेवल पर। ऐसे नहीं कराऊंगा जैसे इन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिख रखा है, बहुत अच्छे से सिस्टेमेटिक वे में वेन डायग्राम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। 22 रीड करा, कहाँ सर, हम तो आपके साथ ही रीड करने वाले हैं। आओ बेटा, क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स regarding their preferences for two subjects, physics and chemistry, it is observed that 70 preferred physics and 60 preferred chemistry। 70 बच्चों से पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, तो उनमें से 70 ने प्रेफर किया फिजिक्स को, और उन 100 में से ही 60 ने प्रेफर किया केमिस्ट्री। 60 और 70 ऐड करेंगे तो कितना होगा 130। इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स को प्रेफर किया होगा। गॉट इट बच्चा। अब आइए फिर क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नीदर लाइक फिजिक्स नोर केमिस्ट्री। यानी उन 100 में से ऐसे भी होंगे जिन्हें ना फिजिक्स पसंद आ रही है ना केमिस्ट्री पसंद आ रही है, पता नहीं क्या पसंद आ रहा है, शायद मैथ पसंद आ रहा है। आइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं कई बार कह चुका हूं आपसे
यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स NU 100। NU का मतलब क्या है? NU का मतलब है बेटा जिन पर सर्वे किया गया। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। आइए आगे, रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंस। ठीक है, फिजिक्स कितनों ने पसंद की है? 70, यानी कि NP इज 70 एंड NC इज, प्यारे बच्चों, NC की वैल्यू है 60। सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने तो सिर्फ वेन डायग्राम बताया है, आओ उसी से सीखेंगे बेटा। डरना बिल्कुल नहीं है, जब मैं कह रहा हूं नहीं डरना है तो। इससे पहले इन्होंने कहा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम पॉसिबल यानी ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों की संख्या हो नीदर फिजिक्स, यानी जो ना फिजिक्स पसंद कर रहे हैं ना केमिस्ट्री। आओ बच्चा, यानी हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, वी हैव टू फाइंड सच स्टूडेंट्स हु नीदर लाइक फिजिक्स एंड नोर केमिस्ट्री। डैश मतलब समझते हैं? NP का मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने फिजिक्स प्रेफर की है। पूरा फोकस चाहिए मुझे आपका, देखो इस क्वेश्चन के लिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और P डैश यानी जिन्होंने फिजिक्स पसंद नहीं की है, एंड इंटरसेक्शन है, केमिस्ट्री भी नहीं पसंद की है। मैंने अभी आपको डी मॉर्गन रूल सिखाया था, नहीं सिखाया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? NP यूनियन C होल डैश। याद करो याद करो याद करो, जब डैश डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यूनियन इंटरसेक्शन में, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है कि आप A डैश कैसे फाइंड करेंगे? हाँ सर, A डैश कैसे फाइंड करते हैं? U माइनस A से बच्चों। तो इसको कैसे फाइंड करोगे आप? इसको फाइंड करने वाले हैं बालकों आप NU माइनस NP यूनियन C, ये वाली वैल्यू। अब आपको मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है भाई। NU तो फिक्स्ड है 100, हमें चाहिए NP यूनियन C। कैसे? देखो हमसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ, यानी मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम। तो प्यारे बच्चों ये मिनिमम होना चाहिए। सर ये क्या बता दिया? मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट कर देता हूं। देखो क्या, जैसे मान लो बच्चों x इज इक्वल टू है 100 माइनस y। प्यारे बच्चों x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब y मिनिमम होगा। जैसे मान लो एक y की वैल्यू है 50, तो x कितना आएगा? 100 माइनस 50 यानी 50। y की वैल्यू कम करो 40, तो ये 60 होगा। y की वैल्यू और कम करो 30, 70 होगा। यानी y निगेटिव टर्म जैसे जैसे कम होगा x की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसी तरह से ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब P यूनियन C कैसा हो? मिनिमम। मैं इस चीज को लिख देता हूं, हम लिखेंगे N P dash intersection C dash is minimum only when, बोलो बेटा क्या? N P union C is maximum। ये रहा बेटा। हाँ, ये कैसा होना चाहिए मैक्सिमम? यही तो पूछा है। फाइंड, ओ नहीं नहीं नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम। तो लो इसको मैक्सिमम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम। तो फिर ये कैसा होगा? मिनिमम। लो इज, हाँ बेटा क्या लिखा जाएगा? इज मैक्सिमम ओनली व्हेन P यूनियन C इज मिनिमम। लो भैया, P यूनियन C की वैल्यू मुझे कैसी चाहिए? मिनिमम। P यूनियन C याद है? P और C के सारे एलिमेंट्स। अब आओ देखते हैं अब कितने बच्चे मेरा वेन डायग्राम समझ जाते हैं। यहीं से कंप्लीट कर दूंगा मैं, प्लीज आइए। देखो बेटा ये तो है P फिजिक्स वाले, और ये है बेटा केमिस्ट्री वाले।
यहाँ पर ये यूनियन हो, ये हो गया इनका यूनिवर्सल सेट बच्चा। मैं लिख देता हूँ, ये है P बेटा, ये है C और ये यूनिवर्सल सेट। अब मुझे, हाँ अरे बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, मैक्सिमम। मुझे वैल्यू मैक्सिमम चाहिए ऐसे बच्चों की जो ना फिजिक्स प्रेफर कर रहे हैं ना केमिस्ट्री, यानी कि वो कहाँ आने चाहिए, आउटर ऑर्बिट में, यानी आउटर पार्ट में आने चाहिए। ना वो फिजिक्स वाले सर्कल में आने चाहिए, ना वो केमिस्ट्री वाले सर्कल में आने चाहिए। वो कहाँ आने चाहिए, बाहर। ना तो उन्हें फिजिक्स पसंद है और ना ही उन्हें केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, ये आउटर पार्ट का एरिया ज्यादा कब होगा, जब 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 ये कैसा हो, मिनिमम। समझ रहे हैं ना, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा रे नन्हे बच्चों, जब, सुनना ये जादुई लाइन सुनो, जब छोटा वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट हो जाए। यानी कि जो 70 और 60, यानी जो 60 बच्चे थे जो केमिस्ट्री प्रेफर कर रहे थे, वो सारे के सारे किसको प्रेफर करें, वो सारे के सारे किसको भी प्रेफर करें, फिजिक्स को भी। यानी कि देखो इस तरह से बन जाएगा, ये बनाया हमने फिजिक्स वाला बेटा, और इसी के अंदर बना दिया हमने ये क्या, केमिस्ट्री वाला। ये बना है भैया। केमिस्ट्री पसंद करने वाले कितने थे, 60, वो ये है, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाले। और ये है बेटा फिजिक्स वाले। तो इसके बाहर कितने बचे, ये टोटल 10, क्योंकि फिजिक्स पसंद करने वाले बच्चे कितने थे बेटा, फिजिक्स पसंद करने वाले बच्चे थे 70, 60 केमिस्ट्री वाले आ गए, 10 जो बचे वो ये बाहर आ गए। बात समझ पाए ना, बात समझो, कोशिश करनी पड़ेगी बेटा, क्या कि भाई ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब P यूनियन C की वैल्यू मिनिमम हो। यानी कि P यूनियन C मिनिमम कब होगा, एरिया मिनिमम कब होगा, जब छोटा वाला बड़े वाले के अंदर चला जाए, उसका सबसेट बन जाए। यानी जितने बच्चे केमिस्ट्री प्रेफर कर रहे थे वो सब के सब फिजिक्स प्रेफर करें। टोटल है 100, इस सर्कल में कितने आ रहे हैं, 60 + 10 यानी 70, ये आ गया हमारा आंसर 30। यानी कि 30 स्टूडेंट्स वो हैं जो ना फिजिक्स पसंद कर रहे हैं ना केमिस्ट्री पसंद कर रहे हैं, ये इनकी ज्यादा से ज्यादा नंबर है। यानी लार्जेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नीदर लाइक फिजिक्स नोर केमिस्ट्री इज 30। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा थ्योरी, थोड़ा और इतने तुम सोचो, जितने मैं थ्योरी लिख रहा हूं तुम और दिमाग लगाओ। देखो हम लिखेंगे क्या बेटा, n, कौन, n P यूनियन C इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ, कब होगा बेटा ऐसा, इफ, ध्यान देना इस लाइन पर, इफ स्मॉलर सेट must be subset of larger set। इसका मतलब आप बोल सकते हैं इट मीन्स, ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स शॉर्ट में आई का मतलब इट मीन्स या इट इंप्लाइज दैट, इट मीन्स all students या all who like chemistry also like physics। यानी जितने भी बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पसंद कर रहे हैं उन्हें जरूरी होगा कि वो फिजिक्स भी पसंद करें, तभी P यूनियन C की वैल्यू कैसी होगी बेटा, मिनिमम। यहां आ गया, therefore maximum number of students who like neither physics nor
केमिस्ट्री इज 30। ये आंसर आया है बच्चों। देखो क्या मैं आपको समझा पाया या नहीं? अगर नहीं समझा पाया हूं तो वीडियो प्लीज एक बार और रिवाइंड करो। कोशिश मैंने पूरी की है कि इजीएस्ट वे में, बाकी ये सब थ्योरी हो गई, डायग्राम में कंप्लीट हो गया बेटा। छोटा है वेन डायग्राम से ही करना पड़ेगा, नहीं तो इन्होंने तो काफी लेंदी कर रखा है। थ्योरी वही लिख रखी है ना, इनका भी कंक्लूजन वही है जो मैंने लिखा है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, 2 बार 3 बार देखो वीडियो, कैसे नहीं आएगा समझ में। Find the minimum possible number of students who like both physics and chemistry। जो फिजिक्स भी पसंद कर रहे हैं और केमिस्ट्री भी। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा एक बार। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, चलो इसको मैं है ना इरेज कर देता हूं। जी हाँ, सेकंड पार्ट बड़ा मजेदार, इससे भी ज्यादा मजेदार सेकंड पार्ट। कि सर हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मजेदार का मतलब इससे भी ज्यादा टफ है? नहीं 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 नहीं, गलत समझे, एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स भी पसंद कर रहे हैं और केमिस्ट्री भी पसंद कर रहे हैं। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट एन एन पी इंटरसेक्शन सी। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहा? देखो एन पी यूनियन सी, ए यूनियन बी वाला है, तो यानी कितना होगा बेटा? एन पी। कराऊंगा मैं आपको वेन डायग्राम से, बस हल्का सा बता देता हूं। एन सी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी, इसको बेटा शिफ्ट करके एलएचएस में ले आओ। देयरफॉर एन पी इंटरसेक्शन सी मस्ट बी इक्वल टू, एन पी की वैल्यू पता है, हाँ ये है 70 प्लस दिस इज 60 माइनस, इसको शिफ्ट करके इधर लाओ, एन पी यूनियन सी बच्चा, तो ये कितना आया? एन पी इंटरसेक्शन सी, ये कितना आएगा? अरे ये डिग्री क्यों लगा दिया मैंने, डिग्री क्यों लगा दिया भाई? हाँ 70 और 60 ऐड करेंगे, यू विल गेट 130, 130 माइनस एन पी यूनियन सी। अब बड़ा मजा आने वाला है, एक छोटी सी लाइन, क्या है वो लाइन? आओ आओ प्लीज, फिर जादुई लाइन है। फाइंड द मिनिमम, यानी हमें इसकी वैल्यू कैसी चाहिए? मिनिमम, तो जो निगेटिव है वो कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। बात समझ रहे हैं ना? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पी इंटरसेक्शन सी, वैल्यू ऑफ एन पी यूनियन सी मस्ट बी मैक्सिमम, तभी तो भाई ये मिनिमम होगा। अब पी यूनियन सी मैक्सिमम कब होगा सोचो। पी यूनियन सी, जैसे मैं आपसे अगर वेन डायग्राम से कहूं बेटा कि ये छोटा सा, यहाँ पर पी फिजिक्स वाले हैं, ये केमिस्ट्री वाले हैं, बाहर ऐसे भी हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पी और सी यूनियन, पी यूनियन सी की मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखें हमेशा किसके इक्वल हो सकती है? यूनिवर्सल सेट। यानी कि उन 100 स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं, कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं जो ना फिजिक्स पसंद कर रहा है ना केमिस्ट्री। एक ना एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट वो प्रेफर कर जरूर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस, तो इसको इन एरोस को ना हम इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम? एन पी इंटरसेक्शन सी इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, अगर डबल एफ बना देते हैं इसका मतलब होता है शॉर्ट में इफ एंड ओनली इफ, याद रखेंगे इफ एंड ओनली इफ एन पी यूनियन सी इज मैक्सिमम। और फिर हम लिखेंगे बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, maximum value of n p union c will be equal to nu. U stands for universal set, it means 100। therefore प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आप लिखेंगे मिनिमम,
therefore minimum value of n p इंटरसेक्शन C कितना 130 माइनस मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा 100, तो आंसर आएगा हमारा ये भी कितना आ गया 30। ये है बेटा, इस तरह से दोनों पार्ट्स मैंने किए। उम्मीद है मैं आपको अगर 60-70% भी समझाने में सक्सेसफुल रहा तो ये मेरी जीत है। क्यों? जैसे मान लो मैं आपको क्या कोई डिश मटर पनीर शाही पनीर बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सा मैंने आपको सिखा भी दिया, आप सीख भी गए, लेकिन असली टेस्ट कब होगा आपका? जब आप उसको खुद बनाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे, सोचेंगे कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम कैसे होगा। बात समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन को खुद से सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस करने में तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप एक एक चीज, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि हार मान के बैठ गए, हमसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो इन्होंने कैसे कर रखा है, पहले इस तरह सिंप्लीफाई किया, फिर वेन डायग्राम से भी समझाया। देखो केमिस्ट्री वाले सारे फिजिक्स में आ गए हैं, तो ये टोटल 70, बाहर रह गए 30। ये 30 वो है जिन्हें ना फिजिक्स पसंद आ रही है ना केमिस्ट्री, ये मैक्सिमम नंबर है। फिर आगे भी इस तरह कर रखा है जैसे मैंने ही कराया। ठीक है बच्चा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम करेंगे, वाह वाह वाह, लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल है, अगर आपका दिल खुश ना हो जाए तो हर बच्चे के पैसे वापस हैं। सर झूठ बोलते रहते हो आप। झूठ ना बेटा, सबके पैसे वापस अगर समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे पढ़िए, थोड़ा बड़ा कर दें और क्वेश्चन रीड करो। और मैं आपसे देखो फिर से प्रॉमिस करता हूं कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम का यूज करेंगे, वही कर देंगे। पहले ओरल कराऊंगा। क्या? ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड एन ऑनलाइन सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। कितने कंज्यूमर से ऑनलाइन सर्वे किया है? 1000। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स एन यू, बस सिर्फ हम इंफॉर्मेशन डेटा लिखेंगे, सॉल्यूशन मत देखो बेटा, बात समझो, है ना। लो सॉल्यूशन पहले देखेंगे हम तो, है सर। एंड फाउंड दैट 35% ऑफ द कंज्यूमर्स हैड रेटेड ए शैम्पू ऑफ टाइप ए बाई 5 स्टार। शैम्पू ए को 5 स्टार रेटिंग दिया, कितने ने? 35, यानी कि शैम्पू ए को NA 5 स्टार रेटिंग कितनों ने दिया? 1000। 35% ऑफ 1000 कितना आएगा बेटा? कि सर ये आएगा 350। ये कैसे आ गया? प्यारे बच्चों, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100। उस 100 से देखो जो 2 जीरो थे, ये 2 कैंसिल होंगे, 35 इंटू 10 350। अरे सर ये हमें पता है, बच्चे थोड़े ना है। अच्छा, while 30% of the consumers rated the shampoo of type B 5 star। 30% यानी NB वो कितना है बेटा? 30% ऑफ 1000। चलो ऐसे लिख देते हैं। ये आएंगे बेटा 300। फिर उसके बाद क्या आएगा? एंड 250 कंज्यूमर्स रेटेड द शैम्पू ऑफ टाइप C बाई 5 स्टार्स, यानी कि ये डायरेक्ट दे रखा है। NC is 250। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। आइए चलो इतना लिख दिया हमने, फिर आगे परसेंट है, हाँ आगे भी है परसेंट, कोई बात नहीं बेटा। आइए, इट वॉज ऑब्जर्व दैट 200 consumers gave 5 star rating to the shampoo of both A and B। अच्छा, यानी कि A को भी और B को भी 5 स्टार रेटिंग दी है। कितने कंज्यूमर्स ने? 200।
और उसके बाद कहा है ए एंड बी। 150 ने किसको, बी और सी, एन बी को भी इंटरसेक्शन सी को, ये हुआ बेटा 150। फिर उसके बाद 15% यस गेव अ 5 स्टार टू बोथ ए एंड सी, यानी एन ए इंटरसेक्शन सी। प्यारे बच्चों 1000 का 15% अगर फाइंड करोगे, 15% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 150। ठीक है, उसके बाद कहा है 100 कंज्यूमर्स रेटेड ऑल ऑफ देम विद 5 स्टार, यानी कि ये क्या दिया है, एन ए बी और सी तीनों को उन्होंने 5 स्टार दिया है। कितने हैं ऐसे, 100। बोलो मेरी बात समझ पाए। बस अब हम वेन डायग्राम बनाने वाले हैं और आंसर आपका आने वाला है। कैसे बेटा, आइए, क्या मैंने सिखाया आपको वेन डायग्राम, आप कहां से स्टार्ट करेंगे, भूल गए। ये शैम्पू ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, ये सी वाले हैं, बाहर वो है जिन्होंने किसी शैम्पू को कोई रेटिंग नहीं दी है। प्यारे बच्चों जब भी जादुई लाइन, मैजिकल लाइन क्या है, जब भी आप वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे कॉमन पार्ट से, तीनों के कॉमन पार्ट से, दो हैं तो दोनों के कॉमन पार्ट से, ये मैंने सिखाया। तो ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने तीनों शैम्पूज को 5 स्टार रेटिंग दी है प्यारे बच्चों, वो है 100। ये आ गया 100 100 100। अब ऐसे कितने हैं जिन्होंने ए और बी को, जिन्होंने ए और बी को 5 स्टार रेटिंग दी है, देखो जरा कहाँ गए, ए और बी वाले, ए और बी वाले, ए इंटरसेक्शन भी है 200, यानी इस कॉमन पार्ट में 200 आना चाहिए था, ऑलरेडी 100 आ गया। लो सर ये समझ में आया या नहीं आया। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन पार्ट में, इस कॉमन पार्ट में बी और सी के प्यारे बच्चों कॉमन पार्ट में कितने आने चाहिए थे, 150, 100 पहले से आ गए, दिस इज 50। फिर ए और सी के कॉमन पार्ट में 150 आने थे, 100 पहले से आ गए, ये हो गया बेटा 50। अब कितने लोग ऐसे हैं, कितने कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिन्होंने शैम्पू ए को 5 स्टार रेटिंग दी है, 350। तो ए वाले सर्कल में कितने कंज्यूमर्स आने चाहिए, 350। ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, 100 100 250, 250 पहले ही आ गए, 350 लाने हैं। बोलो मेरी बात समझ पाए बच्चों, हाँ सर मुझसे पहले सीख लो। हाँ ये बी में कितने आने हैं, बी में आने हैं 300, ऑलरेडी कितने आ गए 250, तो यहाँ रह गया बेटा 50। इसके बाद सी में कितने आने हैं, कहाँ गया सी, तो लिखा 250, ऑलरेडी कितने आ गए 200, तो ये हो गया 50। अब आइए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स, परसेंटेज पूछी है, who gave 5 स्टार रेटिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू, केवल एक। तो ये है देखो बेटा, ये 100 पीपल जो है ना, ये 100 ये वाले, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शैम्पू ए को 5 स्टार रेटिंग दी है। इसी तरह से बेटा जो ये वाले 50 हैं, सिर्फ ये वाले 50, इन्होंने शैम्पू बी को 5 स्टार रेटिंग दी है। और बेटा जो ये नीचे वाले 50 है ना, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कौन से शैम्पू को 5 स्टार रेटिंग दी है, सी को। तो परसेंटेज पूछी है, तो टोटल कितने हैं देखना, 50 और 50, 100 100 200 ऐसे हैं, तो 200 परसेंटेज पूछी है, अपॉन में टोटल 1000 इंटू 100 सिंप्लीफाई करेंगे 20%। आ रही नहीं आ रही बात समझ में, तो आप क्या लिखेंगे देखो, फर्स्ट पार्ट यानी कि हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, आप जो भी लिखना चाहे, पीपल लिखना चाहे, जो भी है, कंज्यूमर्स, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु गेव
5 स्टार रेटिंग टू ओनली वन टाइप ऑफ शैम्पू, तो वो कौन से वाले हैं? ओनली ए वाले 100, ओनली बी 50, ओनली सी वो भी है बेटा 50, तो कितना आ गया 200। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज वैल्यू, प्यारे बच्चों 200 अपॉन टोटल 1000, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, एंड यू विल गेट द आंसर 20%। है ना इजी? देखने में कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत इजी। सेकेंड पार्ट ओरल करेंगे, आइए। फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु डिड नॉट गिव 5 स्टार रेटिंग टू एनी ऑफ द शैम्पू, यानी उन्होंने किसी शैम्पू को 5 स्टार रेटिंग नहीं दी। 10 सेकेंड का पॉज लो और सोच के बताओ वेन डायग्राम से, न ए को, न बी को, न सी को। 10 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर लो। इन सब में वो हैं जिन्होंने किसी ना किसी शैम्पू को कोई ना कोई मतलब 5 स्टार रेटिंग दी है। देखो ये 100, ये 100, ये 100, कितने 100 हो गया 300। अरे कितने 100, 300, एक यहाँ से आया 100, 400, एक यहाँ से आया 100, 50-50, 500। 500 पीपल ऐसे हैं, कंज्यूमर्स ऐसे हैं 1000 में से जिन्होंने किसी न किसी शैम्पू को 5 स्टार रेटिंग दी है। बच्चे कितने 500, वो आ जाएंगे बेटा बाहर, बस यही आंसर है। तो सेकंड पार्ट क्या लिखने वाले हैं आप? द नंबर ऑफ, यहां से द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स who did not give 5 स्टार रेटिंग टू एनी ऑफ द शैम्पू, तो वो कितना आएगा बेटा? टोटल, इस टोटल वैल्यू को क्या करेंगे 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1000 यहां लिखते हैं बेटा 1000 माइनस, इन सबको ऐड करो बेटा 100, है ना, ऐड करके दिखाना पड़ेगा प्लस 100, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, है ना। इतना लंबा चौड़ा क्यों करें बेटा, आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। क्या बेटा? द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स who did not give 5 स्टार रेटिंग टू एनी ऑफ द शैम्पू इज 1000 माइनस बेटा इन सर्कल्स में जितने भी आ रहे हैं 500, तो आंसर आएगा बेटा हमारा 500। ये है बच्चा, देखो कितना आंसर आ रहा है। द नंबर ऑफ, देखो एन यू में से इन्होंने एन ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो 500 आया है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या भी फाइंड कर रखा है, इन्होंने मुझे लगता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड किया है क्या? हाँ अच्छा, डायरेक्ट ही किया है शायद, हाँ डायरेक्ट ही किया है। ठीक है बच्चों, फिलहाल अरे कहाँ तक है ये, हाँ शायद समझ में आया हो। जैसे मैंने आपको सिखाया है पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है, और एक्सरसाइज का तो कोई क्वेश्चन में छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे खुशी है, बहुत अच्छा है, लग रहा है कि ये चैप्टर 11th क्लास वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, और उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सक्लूड कर दिए थे उन्होंने पहले एनसीईआरटी ने, लेकिन अब धीरे धीरे से एनसीईआरटी चाह रही है कि हाँ बच्चों को बेसिक से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएं। ठीक है, तो जब तुम्हारा उनसे कंपटीशन होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग उनसे 10 टाइम्स अहेड रहेंगे। लेकिन रहेंगे तब जब एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्लास टीचर्स ने कहा कि भाई वो स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन जो है वो छोड़ दो, नहीं आएंगे एग्जाम में, तो हमने छोड़ दिए। ये टफ क्वेश्चंस जो हैं छोड़ दो बच्चों, नहीं आएंगे एग्जाम में, हमने छोड़ दिए, तो वहीं रह जाओ फिर, भले ही ना आए एग्जाम में लेकिन हम करेंगे सारे। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे बेटा,
नई वीडियो के साथ डबल एनर्जी से। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।